दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से बिहार ने ये साबित कर दिया कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में राजनीतिक ज़मीन तैयार करना लगभग असंभव है। बिहार का चुनाव इस बार कई मायनों में अप्रत्याशित रहा। पहला तो ये कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रही इस बार बिहार के चुनाव में, लगभग 67% वोट परसेंटेज रहा। उसके बाद महिलाओं ने तन्मयता से जो वोट किया वो इस बात की गवाही थी कि नीतीश कुमार का जो सोशल वेलफेयर स्कीम था वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर, उसके साथ जो 10,000 का डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र था वो वाकई काम कर गया। महिलाओं ने इस बार ज़्यादा वोट डाला पुरुषों के मुकाबले। हम एनडीए के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं प्रशांत किशोर के बारे में बात करना, जन सुराज के बारे में बात करना। जन सुराज ने जो मुद्दा उठाई, चाहे वो शिक्षा की मुद्दा हो, स्वास्थ्य की मुद्दा हो, रोजगार की मुद्दा हो, पलायन की मुद्दा हो, वो पिछले 2.5-3 साल से इसी मुद्दे के साथ ग्राउंड पे थे। तो क्या ये मान लिया जाए इस रिजल्ट के बाद कि प्रशांत किशोर का ये मुद्दा जनता तक सही से नहीं पहुंच पाया, या अगर पहुंच पाया तो जनता ने इतना वेटेज नहीं दिया? एनडीए के जो मुद्दे थे वो ज़्यादा कारगर साबित हुआ? क्या ये मान लिया जाए कि यदि बिहार में आप इस तरह की मुद्दों की राजनीति करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी? ये विचारणीय है यह प्रश्न, क्योंकि जिस तरह की राजनीति प्रशांत किशोर ने करी वो यकीनन मुद्दों के ऊपर राजनीति थी। उन्होंने सीधा सीधा रोजगार की बात कही, लेकिन 243 विधानसभा चुनाव में एक भी विधानसभा में खाता नहीं खुलना ये चिंता का विषय है। प्रोफेसर केसी सिन्हा जैसे व्यक्ति चुनाव में खड़े थे, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि यदि आप शिक्षा की राजनीति करोगे, यदि आप पलायन की राजनीति करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ राजनीति है? ये सोचने की विषय है, सोचिएगा इस पर। अब हम वापस लौटते हैं एनडीए के ऊपर। एनडीए ने क्या कुछ किया? एनडीए के फेवर में एक जो खास बात रही वो ये कि नीतीश कुमार का जो फैक्टर है, उनका जो साफ छवि चुनाव में जो हर चुनाव में दिखता है कि उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं हैं, उनके ऊपर परिवारवाद जैसा कोई मसला नहीं है, या उनके साथ भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये सारा चीज़ जो है वो उनके साथ काम आता है। लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने जो सोशल वेलफेयर स्कीम जो निरंतर वो अपने रेजिम में करते आए हैं, देखो यदि आप ये मान के चलते हो कि ये जो मैंडेट हो, ये जो आंकड़े की आंधी है, यदि आप इसको देखते हो तो आपको ऐसा लगता है होगा कि शायद बिहार ने कुछ बहुत अप्रत्याशित काम किया होगा नीतीश कुमार ने पिछले 5 सालों में, इसकी वजह से उन्हें वोट मिली। तो ऐसा नहीं है। तो क्या खास बात रही एनडीए के क्या एनडीए के फेवर में जो बात रही वो क्या थी? सबसे पहला तो ये कि नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है वीमेन एम्पावरमेंट की, और वो इस बार बूस्टर का काम किया है। नीतीश कुमार ने हमेशा से जो सोशल वेलफेयर पॉलिटिक्स की है बिहार में, और बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुई है कि वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो नीतीश कुमार ने काम किया है, चाहे महिलाओं को साइकिल बांटने का योजना हो, चाहे महिलाओं को पोशाक बांटने का योजना हो, या पैसे से प्रोत्साहित करना हो, जैसे लड़कियां ग्रेजुएट होती हैं उनको पैसा देने की बात हो, या 12वीं पास करने के बाद लड़कियों को पैसा देने की बात हो। इसके साथ साथ जो महिलाओं को आरक्षण है नौकरियों में वो उनके फेवर में जाता है। महिलाओं का जो लोकल पॉलिटिक्स में जो रिजर्वेशन है वो तमाम चीज़ें नीतीश कुमार ने की। इसके साथ साथ जो 10,000 का कैश ट्रांसफ़र, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हुआ, ये उसके ऊपर वोट कंसोलिडेट करने की बात थी कि उन तमाम जो सोशल वेलफेयर स्कीम थी उसके ऊपर 10,000 का वोट ट्रांसफ़र नीतीश कुमार के फेवर में गया, और एक मुश्त वोट नीतीश कुमार के फेवर में महिलाओं ने किया।
लेकिन यदि आप इसे आइसोलेशन में देखेंगे कि क्या सिर्फ 10,000 रुपये की वजह से वोट पड़ा, मुझे लगता है कि ये अर्ध सत्य होगा ये कहना। सिर्फ 10,000 रुपये की वजह से उन्हें वोट मिली हो, ये नहीं संभव है। जो सोशल वेलफेयर स्कीम की उन्होंने लाए, उसके ऊपर से जो 10,000 रुपये दिए, हमें पता है कि वो चुनाव की घोषणा हो चुकी थी यहाँ पे, उसके बाद वो दिया गया आचार संहिता के बीच में और वो पैसा बांटा गया, जो कि सही नहीं है। ये सवाल भी उठानी होगी कि इलेक्शन कमीशन के कितना सही से काम कर रहा है इस देश में। लेकिन ये फैक्टर जो है वो काम किया नीतीश कुमार के फेवर में। डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र यकीनन काम किया। जो वृद्धा पेंशन जो था उसमें बढ़ोतरी किया नीतीश कुमार ने। मेरा ख्याल है कि 1100 रुपये का जो वृद्धा पेंशन था वो बढ़ा। और मैं कई न्यूज़ चैनल्स को देख रहा था जो ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग कर रहे थे चुनाव के बाद। कल रिजल्ट आने के बाद कल रात में कई सारे मीडिया चैनल्स ने ग्राउंड पर जाकर महिलाओं से बात की। कई सारे महिलाओं ने ये कहा कि हमने नीतीश कुमार को वोट इसलिए किया है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी और 10,000 हमारे खाते में आया है। तो ये सच्चाई है। उसके अलावा मैं कहीं पढ़ रहा था किसी अखबार में कि एक वृद्ध माँ थी, वो ये कह रही थी कि जो बेटा हमें 100 रुपया नहीं देता है, अगर कोई सरकार हमें 1,000 रुपये से ज़्यादा पैसा दे रही है हर महीने, तो हम क्यों ना उसके लिए वोट करें। तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि ये मुद्दा काम कर गया बिहार में, इससे कोई नकार नहीं सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा चुनाव जीतने का। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण रहा? बिल्कुल भी नहीं। यदि आप इलेक्शन कैंपेन को देखें, जो इलेक्शन कैंपेन हुई एनडीए की, उसमें उन्होंने सीधा सीधा क्या बात कही? उन्होंने यही बात कही कि यदि आप हमें नहीं जिताओगे तो दोबारा से जंगल राज स्थापित हो जाएगी बिहार में। और ये बात मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंची और इसका कोई भी काउंटर नहीं था आरजेडी के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से। जंगल राज की जो बात थी कि भाई जंगल राज वापस चलाएगी, ये डर से सोशल सिक्योरिटी का जो मुद्दा था उसका कोई काउंटर नहीं था। और इस वजह से भी एक वोट बैंक जो है वो इंटायर वोट बैंक शिफ्ट हुआ। दूसरा सवाल, दूसरा जो आकलन ये है कि क्या जो M-22 समीकरण की बात कही जाती है राजद के साथ जुड़ा हुआ, क्या इस चुनाव में भी देखने को मिला? जब अभी चुनाव खत्म हुई है, लेकिन जब वोट परसेंटेज आ जाएगी महिलाओं की अलग से, पुरुषों की अलग से, कास्ट वाइज और रिलीजन वाइज, तब हमें अच्छे से ये बात समझ में आएगी। लेकिन इस चुनाव में ये लगा कि लोगों ने जो है M-22 समीकरण को भी नकार दिया इस चुनाव में, क्योंकि मुस्लिम का वोट भी एक तरफ से बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ। और राजद को ये सोचना होगा कि क्या आप सिर्फ M-22 समीकरण से अपनी राजनीति साधेंगे। राजद को ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि जब तक आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की जो पॉलिटिक्स है, यदि आप उसमें कोई सेंधमारी नहीं करेंगे तो आगे भी आपकी रिजल्ट यही आएगी। और दूसरी बात कि जो अपनी ही अंदरूनी पॉलिटिक्स रही कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी की राजनीति, दोनों भाइयों को अलग होना पड़ा पॉलिटिक्स से, और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। एक भाई ने जीत हासिल की और उप मुख्यमंत्री जो थे तेजस्वी यादव, उन्होंने अपनी जगह बचाई। तो ये भी आपको देखना होगा। दूसरी बात कि क्या इंडिया गठबंधन को अब दोबारा से सब कुछ विचार करना है। एक और बात जो एनडीए के फेवर में गई वो उसकी माइक्रो मैनेजमेंट थी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार, जिस तरीके से एनडीए ने माइक्रो मैनेजमेंट किया चुनाव का, वो यकीनन प्रशंसनीय है। एक रिपोर्टर को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि अमित शाह बिहार चुनाव जब शुरू हुई, बिहार चुनाव वो आए, बिहार में वो आए और एक लेखक थे जो लोकल मैगज़ीन में लिखा करते थे, उनको उन्होंने फ़ोन किया, उनको बुलाया और उनसे उस विधानसभा की सारी जानकारियां ली, कैसे क्या उस विधानसभा की परिस्थिति कैसी है, और उसके हिसाब से उन्होंने रणनीति तैयार किया। तो इतना माइक्रो मैनेजमेंट करने में सफल हुई और इसका
इसका असर जो है वो दिखा हमें बोर्ड चुनाव में। तो मैक्रो मैनेजमेंट जिस तरीके से किया एनडीए ने, उसके साथ साथ जो नीतीश कुमार की अपनी एक छवि रही, उसके साथ विमेन एम्पावरमेंट वाली पॉलिसी, 10,000 वोट ट्रांसफ़र, महिलाओं की जो एक मुश्त वोट ट्रांसफ़र हुआ, ये तमाम मुद्दे हैं जो एनडीए के फेवर में गई। कांग्रेस को सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। कांग्रेस को ये सोचने की ज़रूरत है कि उसकी पॉलिटिक्स रिवाइव कैसे होगी। और बिहार चुनाव के बाद दिखा कि कहीं कांग्रेस एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। 61 सीट पर लड़ने के बाद भी अगर आप सिर्फ 6 सीट ला पाएँ, और आपके सामने AIMIM जो हैं वो 6 सीट भी ला रहे हैं, और तब ला रहे हैं जब वो सिर्फ पूर्वांचल में अपनी चुनाव लड़ रहे हैं। तो माफ़ कीजिएगा, सीमांचल में अपने चुनाव लड़ रहे हैं। ये तमाम मेरे थॉट्स थे इस चुनाव से जुड़े हुआ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।